Today we are going to start the chemical bonding covalent bond. तो कोवेलेंट बॉन्ड का क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिए। ये कहता है कि बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग of equal number of electrons in between two atoms। अगर म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, अब इक्वल नंबर बेटा यहां पर लिखने की जरूरत भी नहीं है, म्यूचुअल का मतलब ही होता है इक्वल। तो यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन किस तरीके से शेयरिंग हो सकती है? ऑन द बेसिस ऑफ द ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल ये कहता है कि अगर फर्स्ट शेल लास्ट शेल है अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक स्ट्रक्चर, कि इफ द फर्स्ट शेल इज द लास्ट शेल देन द डुप्लेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विल बी स्टेबल। और फर्स्ट के अलावा कोई भी शेल अगर लास्ट है तो ऑक्टेट कॉन्फिगरेशन विल बी स्टेबल। तो एग्जांपल देखिए, एक एक करके मैं बताता हूं। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन, पहले ये दो एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलके डुप्लेट की फॉर्मेशन कर लेंगे। और ये डुप्लेट इन दोनों के बीच में H सिंगल बॉन्ड H, जिसको हम H2 मॉलिक्यूल कहते हैं, वो बनाएगा। H2 मॉलिक्यूल में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इसलिए इसको सिंगल बॉन्ड कहेंगे। एंड इट इज ऑल्सो सिग्मा बॉन्ड अकॉर्डिंग टू VBT, valence bond theory. We are heading towards valence bond theory, the first ever proposed theory for the bonding and widely accepted also. अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7। और इस क्लोरीन, दूसरे क्लोरीन के पास भी 7 है। 7 और 1 8 इसका कंप्लीट हो जाएगा। 7 और 1 8 इसका कंप्लीट हो जाएगा। और यहां पर भी हमारे पास क्लोरीन के बीचों बीच इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, हाइड्रोजन में भी बीचों बीच शिफ्ट होंगे। क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन बनाएगा, Cl2 कहेंगे बेटे इसे, Cl2 मॉलिक्यूल। ये भी बेटा सिंगल बॉन्ड है और इनमें भी बेटा सिग्मा बॉन्ड है। इस तरीके से मैं O2 मॉलिक्यूल की बात करूं तो बेटे ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। दूसरे ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। और यहाँ 8 ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी 8 ऑक्टेट कंप्लीट। और ऑक्टेट कंप्लीट की वजह से O डबल बॉन्ड O बनेगा। और बेटा इसको हम लोग क्या कहेंगे? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है अकॉर्डिंग टू VBT और एक पाई बॉन्ड होता है। ये सारी बातें इस समय थोड़ा ध्यान रखो, अभी 10 मिनट बाद आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगे बच्चों कि क्या सिग्मा है और क्या पाई। मैं N2 की बात करूं तो N2 में नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। और ये जो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी ये इक्वली बिटवीन शिफ्टेड होंगे। और यहाँ पर ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स ईच, there will be the formation of nitrogen। ये ऐसे बना लो,
प्रॉब्लम नहीं रहेगी। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये ट्रिपल बॉन्ड है और इस ट्रिपल बॉन्ड में आपके पास 3 पार्ट होंगे, 2 पाई बॉन्ड होंगे और 1 सिग्मा बॉन्ड होगा। ये सिर्फ इस समय याद रखना, सिंगल बॉन्ड में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होगा, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई होगा। और ये कॉन्सेप्ट जो मैं समझा रहा हूं आप लोगों को, ये कॉन्सेप्ट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स वैलेंस बॉन्ड कॉन्सेप्ट, ये ध्यान रखिए। अभी हम सिर्फ वीबीटी की बात करेंगे और किसी की बात। इन ऑल दीज hydrogen, chlorine, oxygen, nitrogen, the electronegativity difference delta En, इस केस में तो 0, इन सभी केसेस में 0। और मैंने आपको बताया है 0 से 0.5 तक या 5 से कम अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तो ये सारे के सारे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन बिल्कुल दोनों न्यूक्लियस के बीचों बीच शिफ्टेड है, तो इस तरीके का बॉन्ड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अच्छा, अगर हम लोग HCl की बात कर लें तो जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डेल्टा En का वैल्यू ग्रेटर देन 0.5 है, उस केस में जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास 7, 1 2 3 4 5 6 7। क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा बेटे, और हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा जिसमें सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होगा अकॉर्डिंग टू वीबीटी। लेकिन इनका इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयरिंग तो है लेकिन इक्वली बिटवीन शिफ्टेड नहीं है। हाइड्रोजन और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा शेयर्ड पेयर शिफ्ट हो जाएगा, पार्शली डिस्प्लेस्ड, शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन। जब पार्टली शिफ्टेड हो जाएगा तो H और Cl के बीच का जो बॉन्ड बना उस पर Cl के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, इस पर पार्शियल निगेटिव आ जाए, पूरी नहीं जा रही, पूरी जाती कंप्लीट निगेटिव आता, और ये थोड़ा सा अपने इलेक्ट्रॉन को लूजली बाइंड कर रहा है क्योंकि क्लोरीन खींच रहा है, इसलिए इस पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाए। इसको डायपोल मोमेंट के हिसाब से ऐसे भी दिखाते, ये सब बीबीटी का कॉन्सेप्ट है। पीछे टेल की साइड पॉजिटिव का साइन रहेगा, आगे हेड की साइड एरो का साइन, ये हेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। और इसको हम लोग क्या जो है सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड ही होता है तो वो कहें। तो यहाँ पे जो बना वो एक कैसा बना, दैट इज ए पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो, और ये जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बना ये बताता है कि इक्वली बिटवीन शिफ्टेड होना जरूरी नहीं है, इक्वली बिटवीन भी शिफ्टेड हो सकता है, और जो है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी शिफ्टेड हो सकता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के लिए जरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एक मैंने En के लिए मैंने एक सीरीज लिखाई है बेटे आप लोगों को, दोबारा बता रहा हूं। फोन FON, फोन कौन रखता है? कूल, बॉयज,
ऑफ इंडिया। ये फोन रखते, ये याद कर लेना। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाउलिंग स्केल पे 4.0 है, ऑक्सीजन का 3.5 है, नाइट्रोजन का 3 है, क्लोरीन का 2.99 है, ब्रोमीन का शायद 2.7 के आसपास है और आयोडीन का 2.5 के आसपास, लगभग इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये कौन सी स्केल है? याद रखिएगा, पाउलिंग। इसकी अब हम लोगों को यहां तक जो है मैंने समझाया था, रिवीजन भी कराया मैंने आपको। अब हम लोगों को सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में समझना पड़ेगा। इससे पहले कि हम सिग्मा और पाई बॉन्ड की तरफ जाएं, वी हैव टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग। तो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग। concept of overlapping of orbitals। सबसे पहले एस सबशेल, एक चीज सुनिए। When Bohr proposed his model of atomic structure, उसने सिर्फ शेल के बारे में बताया कि ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के बाहर देयर आर वेरियस specific paths of fixed energy described by K, L, M, N, and nowadays represented by 1, 2, 3, 4. This was known as the spectrum. बाद में साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, सोमरफील्ड के मॉडल के बाद ये डिस्कवर हुआ कि नॉट ओनली देयर इज ए स्पेक्ट्रा, there is a fine spectra and there is a ultra fine spectra also possible. आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में। जब हम फाइन स्पेक्ट्रा और अल्ट्रा फाइन स्पेक्ट्रा की तरफ जाते हैं तो हमको 4 डिफरेंट लाइंस दिखाई दी। लाइंस का नाम बता रहा हूं, जहां नहीं समझ में आएगा बोलेंगे मुझसे। थोड़ी देर मेरी बात सुनिए। 4 लाइन हमको मिली। पहली मिली शार्प अल्ट्रा फाइन स्पेक्ट्रा, दूसरी मिली प्रिंसिपल, तीसरी मिली डिफ्यूज्ड और चौथी लाइन हमको मिली फंडामेंटल। आज हमको 5 लाइन मिल चुकी, लेकिन 5वें के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि हमारी पीरियोडिक टेबल में अभी इतने एलिमेंट नोन नहीं। जो शार्प लाइन है उससे सब शेल निकला। ये सारे क्या थे बेटा? शेल। और यहां हमको क्या मिले? सब शेल। शार्प को कहा हमने एस, प्रिंसिपल को कहा हमने पी, डिफ्यूज्ड को कहा हमने डी और फंडामेंटल को कहा हमने एफ। ये सब छोटे बनेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। दीज आर शेल, सब शेल्स। तो कॉन्सेप्ट इंप्रूव हुआ कि देर आर नॉट ओनली शेल्स बट विद इन द शेल्स देर आर सब शेल्स एंड विद इन द सब शेल्स देर आर ऑर्बिटल्स। श्रोडिंगर मॉडल ये कहता है कि विद इन द सब शेल्स देर आर ऑर्बिटल्स। तो एस सब शेल में only one orbital is present which contains 2 electrons and the shape
is spherically symmetrical. स्फेयर का मतलब होता है गोला, गेंद, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट बॉल, कुछ भी कहे, जो आपको मन करे। स्फेयर, ये सर्किल नहीं है, इस बात को विशेष ध्यान देंगे। इट इज ए स्फेयर। मैं ऐसे बना देता हूं, अच्छा लगेगा। इट इज रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। स्फेयर है, हर जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और कहीं पर भी कोई प्लेन प्रेजेंट नहीं। आपको मालूम है, आप इंक्लाइंड प्लेन पर, थोड़ा सा इंक्लाइंड हो प्लेन स्लाइटली, तो आप बॉल को नहीं रख सकते, बॉल लुढ़क जाएगी। क्यों? सिमेट्रिकल है ना चारों तरफ से, स्फेरिकली सिमेट्रिकल, एज लाइक ए क्रिकेट बॉल। ये एस सब शेल के एक ऑर्बिटल की, जो एक ही ऑर्बिटल होता है इसमें, उसका शेप है स्फेरिकली सिमेट्रिकल। अगर 1s होगा तो छोटा होगा, 2s होगा थोड़ा बड़ा होगा, 3s होगा और बड़ा होगा, 4s होगा और बड़ा होगा, साइज बढ़ती चली जाएगी। एज द शेल इंक्रीजेस, the size of the subshell also increases. Number second, P, principal subshell। जो 4 लाइन मिली थी उनमें सेकंड लाइन है प्रिंसिपल, जो एक सबशेल को रिप्रेजेंट कर रही है। और इस सबशेल में देयर आर 3 ऑर्बिटल्स। Shape of each orbital is डम्बेल। बच्चे गलत स्पेलिंग लिखते हैं, डम्बल लिखते हैं। डम्बेल का मतलब है डमरू, शिव जी का डमरू जो होता है। डम्बेल, बेल मतलब घंटी। किस तरीके का होता है जरा ध्यान से देखिए, मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, और ये भी अधिकतर लोग गलत बनाते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक स्फेरिकल पार्ट यहां पे प्रेजेंट है, एक स्फेरिकल पार्ट यहां पे प्रेजेंट। दो दो स्फेरिकल पार्ट, दूर से देखोगे तो कुछ ऐसा दिखाई दे। इसको पी वाई कहो, ये पी वाई है। पी वाई को हम इस तरीके से बना सकते हैं जो अधिकतर बुक्स में बना हुआ है। स्ट्रेट लाइन बनाना बेटे, थोड़ा कंप्यूटर पे ड्राइंग में लाइन गड़बड़ होती है। ये शेप सही नहीं है, लेकिन दूर से ऐसे ही दिखाई देता है। ये एग्जैक्ट मैंने बना के दिखा दिया। यह देखो, दोनों बॉल्स के बीच में क्या आपको स्लाइट मतलब गैप दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा? यस और नो? यस सर। ये जो गैप है, इस गैप में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है, इसीलिए ये गैप नोडल प्लेन या नोड कहलाएगा। ये गैप का परफेक्ट पॉइंट, ये वाला अगर पॉइंट कहेंगे तो ये नोड कहलाएगा, और इस पॉइंट से गुजरने वाली जो भी लाइन है, जो भी प्लेन है, ये क्या कहलाएगा? नोडल प्लेन। हमारे पास कोऑर्डिनेट्स अगर देखें तो देयर आर 3 कोऑर्डिनेट्स,
एक्स, वाई एंड जेड। ये अगर वाई कोऑर्डिनेट है तो इसको हम पी वाई कहेंगे। इसका मतलब जो हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट्स हैं, ये ध्यान रखना, इन तीनों कोऑर्डिनेट्स पर आप अपने मन से मार्किंग कर सकते हैं। कोई भी एक्स है, कोई भी वाई है और कोई भी जेड। ठीक है, मैं नॉर्मल मार्किंग कर रहा हूं जो बच्चे जनरली करते हैं, लेकिन ध्यान, मैं बार बार बता रहा हूं, कोई भी एक्स है, कोई भी वाई है, कोई भी जेड है, ऑल आर 90 डिग्री टू ईच अदर, तीनों एक दूसरे पर 90। तो अगर मैं यहां पर एक ऑर्बिटल इस तरीके से बनाऊं तो दैट इज पी वाई। ठीक है, अगर मैं ये ऑर्बिटल बनाऊं इस तरीके से तो बोलिए क्या हो जाएगा, ये पी एक्स। Px. And the orbital lying over z axis will be pz. The orbital lying over z axis will be pz. There are the three orbitals. ठीक है ना भैया, इस तरीके से आप इसके नीचे की लाइन बना सकते हैं आप चाहो। आगे तो इट इज pz, px, py, pz. There are three orbitals. आप ऐसे दिखाते हैं। कौन सा px, कौन सा py, कौन सा pz? ध्रुव, Yes, sir. कौन सा? L PX. L PX. अच्छा, सिद्धि आप बता सकते हो कौन सा px, कौन सा py, कौन सा pz? So first PX. बेटे ध्यान रखना, कोई भी px, कोई भी py, कोई भी pz, समझ बात आ रही है नहीं है? ऑल आर 90 टू ईच अदर। मैं समझाता हूं, आप समझिए। आपके पास उंगलियां हैं, आप इन उंगलियों को इस तरीके से बनाइए, ठीक है ना? ये अंगूठा है और ये उंगली, ये सामने वाली, ये इधर वाली, ये इधर वाली। तो अब एक बात बताइए, इनमें कौन सा एक्स है, कौन सा वाई है, कौन सा जेड है, या कौन सा बीच में? ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर मैं इस तरीके से कर दूं तो ये फिर बीच में आ जाएगा, अगर मैं इस तरीके से कर दूं तो आपका अंगूठा बीच में आ जाएगा। ऑल आर 90 टू ईच अदर, इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं बता रहा हूं बच्चे गड़बड़ी कहां करते हैं, मैं समझाता हूं। मालूम चले कि वी हैव टू ड्रॉ P4, ठीक है ना? 2P4 ड्रॉ कर। तो पहली ड्राइंग ये हो सकती है 1 2 3 4। ऑल 90 है तो कोई भी ऑर्बिटल px है, कोई भी py है, कोई भी pz। दूसरी ड्राइंग ये हो सकती है। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे गड़बड़ी कर जाते हैं। तीसरी ये हो सकती है। विच वन इज करेक्ट? The second one. No. ऑल आर करेक्ट। सर बट अगर अपन ऑफ बाउ प्रिंसिपल देखेंगे तो? आप बाउ प्रिंसिपल ही समझा रहा हूं। अच्छा, I have 3 markers, 2 markers and 1 pen। एक ये है, एक ये है, एक ये दिखाई दे रहा है आप? इसमें से Yes, sir. कौन सा, इसमें से कौन सा बीच? तो तीनों ही बीच में। तीनों ही बीच किसी को भी सेम है। एग्जैक्टली ये वर्ड ध्रुव आपने सही कहा, आइडेंटिकल है। इनकी पोजीशन भी आइडेंटिकल है, इनकी शेप भी आइडेंटिकल है, ये भी आइडेंटिकल है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल आर करेक्ट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ P4, सारे करेक्ट, ये हमेशा ध्यान रखना। ऑल आर करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, ये सारे करेक्ट, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, कोई बीच में थोड़ी आ रहा है। क्या गारंटी है कि फोर्थ वाला जो है एक्स में आएगा या वाई में आएगा या जेड में आएगा? किसी में भी आ सकता है। ऑल आर करेक्ट।
ये तो हमने P की बात कर ली। अब हम बात करने जा रहे हैं थर्ड, D सबशेल। There are 5 orbitals. dxy, dyz, dzx, dx square minus y square, dz square. ये 5 ऑर्बिटल्स। पहला, जरा इसकी शेप लिख देता हूं। अब एग्जैक्टली नीचे ही लिखूंगा। अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है तो ये डबल डम्बल्ड होता है, और ये डम्बल इनके इन बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट होता है, इन बिटवीन द एक्सिस। ये dx y, ये y है और ये z है। इन बिटवीन द एक्सिस डबल डम्बल्ड शेप्ड है। ये dyz, ये z है, ये x है। इन बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट होगा और ये dz एक्सिस। यहां पर ये x है, ये y है। ऑन द एक्सिस प्रेजेंट होगा डबल डम्बल्ड, और ये dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। इन चारों की शेप डबल डम्बल्ड है। चारों का शेप डबल डम्बल्ड। एक बचा dz स्क्वायर। अगर मैं dz स्क्वायर की बात करूं तो इसका शेप डाउनट शेप, z एक्सिस पर रहेगा। एक डंबल तो अपनी ओरिजिनल फेज में प्रेजेंट रहेगा, दूसरा डंबल ओपन होके इसके नोड, जिस पॉइंट पे नोड आ रहा था वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेवलप कर देगा, और ये नोड गायब हो जाएगा, क्योंकि नोड वो जगह होती है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती। ये इस नोड पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेवलप कर देगा, एंड देयर विल बी Z. तो dz axis there will be the electron density, और ये इस नोड को गायब कर देगा। इस शेप का नाम है डाउनट शेप, ये dz स्क्वायर है। तो the dx square minus y square are and dz square are present on the axis, present on the axis। और क्या चीज प्रेजेंट ऑन द एक्सिस है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रेजेंट ऑन द एक्सिस। और इन तीन के केस में क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इन बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस के बीच में।
तो ये इसके 5 में डिफरेंस है। ये मैंने आपको 3 बताए। चौथा वाला बनाया नहीं जा सकता, जिसको एफ सबशेल कहते हैं हम लोग, और जो एफ सबशेल है वो 3D शेप है। 3D मतलब 3 डायमेंशनल, और देयर आर 7 ऑर्बिटल्स। देखो बनाया तो नहीं जा सकता, ये तो मैं भी बताया था, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूं। एग्जैक्टली एक्सेस मत बनाओ तो थोड़ा बहुत समझाया जा सकता, बनाया तो जा ही नहीं सकता। जो मैं बना रहा हूं वो बिल्कुल गलत डायग्राम है, लेकिन हमारे पास कोई और तरीका है नहीं एफ को समझाने का। क्योंकि जेड एक्सेस आउट ऑफ द प्लेन आएगी, आउट ऑफ द प्लेन दिखाने का कोई तरीका हमारे पास नहीं। ये पॉइंट है यहाँ। ये 3D शेप, 3 डंबल होंगे, ट्रिपल डंबल, एक वर्टिकल एक्सिस पर, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, और एक सामने वाली। इसको रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसके नाम भी ऐसे ही होते हैं, एफ वाई जेड एक्स। तीनों ही एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल होती है, सबसे बड़ा है। इसके बारे में ज्यादा कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसके बारे में ज्यादा कुछ बताती भी। तो हम लोगों को मेन जो चाहिए वो एस, पी और डी चाहिए, जिनके ऑर्बिटल्स हम बना चुके। नाउ द ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट। We are describing the overlapping concept. ओवरलैपिंग का मतलब है एक ऑर्बिटल का दूसरे ऑर्बिटल के ऊपर स्लाइटली आ जाए। तो ऐसा हो सकता है कि एक एस ऑर्बिटल दूसरे एस ऑर्बिटल के ऊपर 2 क्रिकेट की बॉल आपस में मिला के रखो, और अपने आप घर में देख सकते हो कितनी ओवरलैप हो रही। स्लाइटली, बहुत स्लाइट ओवरलैप विल इज पॉसिबल, वेरी वेरी स्लाइट ओवरलैप, और इसको मैं कहूंगा एस एस ओवरलैपिंग। दूसरा केस हो सकता है एक एस ऑर्बिटल एक पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करे। यहां ओवरलैपिंग एरिया थोड़ा सा बढ़ जाए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इसके पास भी है, slightly overlapping area increases, and this is known as SP overlapping. और तीसरा केस है PP head on head overlapping. Here overlapping area further increases.
PP head on head overlap. In all the three cases, the formation of sigma bond is possible or sigma bond formation takes place. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये बेटे. तो इन तीनों केस में मैंने आपको बताया फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड. मेरे बेटे ऊपर से नीचे आएंगे तो ओवरलैपिंग एरिया increases. Thus, bond strength also increases. तो अगर मैं इस केस में आपसे ये कहूं कि what will be the bond strength of sigma bond, अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूं तो ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग SS overlapping is weakest and the bond strength is weakest. SP overlapping area increases, bond strength increases. And in the case of PP overlapping, bond strength further increases. Is it clear to you? आप सबको ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. सिद्धि समझ में आई? Yes, sir. बेटे ये मीटिंग खत्म होने जा रही है, मैं दूसरी आईडी भेज रहा हूँ आप लोगों को, तो दूसरी आईडी से तुरंत कनेक्ट हो जाना, ठीक है ना? 2-3 मिनट लगेंगे उस आईडी को जनरेट होने में, तो ये Okay, sir. हाँ 2 मिनट लगेंगे आईडी जनरेट होने में. मैं तुरंत ही दूसरी आईडी आप सबके उस पर भेज रहा हूँ. ये लेस देन 1 मिनट दिखाई दे रहा होगा आपको. तो ये जो है ओवरलैपिंग जो है समझ में आनी चाहिए आपको. ओवरलैपिंग समझ में आ गई तो फिर हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट बहुत आसान हो जाएगा. वैसे तो VBT फेल्ड थ्योरी है, हाइब्रिडाइजेशन हाइपोथेटिकल